फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी है क्योंकि एग्रीकल्चर तो आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की जो आपको स्टोरी दे रखी है उससे स्टार्ट करते हैं। गुरप्रीत, माधव और टीना ये एक विलेज से जा रहे थे और इन्होंने क्या देखा कि एक फार्मर अपने लैंड को टिल कर रहा है अपने लैंड को। तो उन्होंने फार्मर ने उन्हें बताया कि वो उसने वीट को उगाया है और उसने अभी अभी मैन्योर डाली है सॉइल में, जिससे कि वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। ठीक है, तो उसने चिल्ड्रन को बताया ऐसा करने से मैन्योर डाला है उसने, अच्छा से वो ग्रो होएगी तो मंडी में भी उसका अच्छा प्राइस मिलेगा। तो और वो फैक्ट्रीज़ में जाएगा वीट और फिर उससे ब्रेड और बिस्किट्स बनेंगे। तो इसमें आपने देखा कि पहले वीट था, वीट को प्रोसेस किया, उसके बाद उसका ब्रेड बना, बिस्किट्स बने। तो ये जो आपका प्रोडक्शन होता है ना, मतलब आपका जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती हैं एक तो आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड क्या करती है? प्राइमरी एक्टिविटी उन सब चीज़ों को एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन को इंक्लूड करती है। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम पहले वीट को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या होगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। गैदरिंग है, फिशिंग है, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, जो कि रॉ मटेरियल जिससे हमारा एक्सट्रैक्ट होता है या प्रोड्यूस होता है। अब नाउ व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग। इन रिसोर्सेज के साथ जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे अब आपने स्टील और से जो आपका प्लांट था, स्टील प्लांट, उसे आपने स्टील निकाला और उसके बाद आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो क्या होगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर्स के थ्रू कर रहे हो। ओके, अब हमारी थर्ड एक्टिविटी होती है टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। क्या करती है टर्शियरी एक्टिविटीज़? सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को। आप सोचोगे भाई सपोर्ट कैसे करती हैं, कैसे? जैसे कि अब देखो, पहले तो हमारा प्रोड्यूस हो गया वीट। लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ कॉटन। मैं कॉटन का एग्जाम्पल देख लेती हूँ। अब कॉटन मैंने ले लिया एग्जाम्पल, तो अब क्या हुआ, जो कॉटन है उसको, मान लो मैं एक फार्मर हूँ और मैंने कॉटन को ग्रो किया। कॉटन को ग्रो करने के बाद मैंने उसको कहाँ भेजा? मंडी में भेजा, जहाँ पर उसने मेरे को अच्छा प्राइस मिला। और उसके बाद उसने क्या किया, वो जो मंडी वाला था उसने क्या किया, उसको फैक्ट्री में भेज दिया। फैक्ट्री में सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। अब ये फैक्ट्री में क्या किया उसने, उस शर्ट को स्पिनिंग किया, वीविंग किया, जो भी होता है प्रोसेस होते हैं वो सब प्रोसेस किए और फिर उसने एक क्लोथ बनाया। क्लोथ बनाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा हुआ शर्ट बन गई। अब फैक्ट्री से ऐसे थोड़ी होता है कि हम फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं सीधा कि भाई देखो हमें शर्ट चाहिए, ऐसे थोड़ी ना करते हैं हम लोग दुकानों पर जाते हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या करती है, मींस ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या आते हैं, फैक्ट्री से वो सब यहाँ आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो ये सब क्या होती है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती हैं। आई थिंक आपको ये एक्टिविटीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एग्रीकल्चर की बात तो हम कर ही रहे थे, तो चलो उसको देख लेते हैं अब क्या है। अब एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जो तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया था। इसमें हम लोग क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं और लाइव स्टॉक की रियरिंग भी करते हैं। हमारे वर्ल्ड में ये जो वर्ल्ड है ना, ये हमारा, उसमें 50% ऑफ पर्सन्स एग्रीकल्चर ही करते हैं। 50 एग्रीकल्चर करते हैं और 50 कोई और काम करते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन है जो 2/3 है, जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। कितनी पॉपुलेशन? 2/3, 1/3। अब फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल होना चाहिए और क्लाइमेट होना चाहिए। जिस लैंड पर क्रॉप्स उगते हैं उन्हें बोलते हैं, उस लैंड को बोलते हैं अरेबल लैंड। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया है आपका ये। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। ओके, अब
अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड। तो इंडिया, हमारा इंडिया जो है सारा ही अरेबल लैंड है, हर जगह आपका अरेबल लैंड दिख रहा है आपको, बस थोड़ा ही पार्ट है जहाँ पर अरेबल लैंड आपका नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है और इसमें वन मार्क क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। डू यू नो, इसमें आपको देखिए एग्री प्लस कल्चर एग्रीकल्चर, सेरी प्लस कल्चर सेरीकल्चर, पिसी प्लस कल्चर पिसीकल्चर, विटी प्लस कल्चर विटीकल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर हॉर्टिकल्चर। तो ये व्हाट इज एग्रीकल्चर? सो द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉयल रेजिंग क्रॉप्स। मतलब एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसमें कल्टीवेशन करते हैं, सॉइल पे क्रॉप्स होते हैं, लाइफ स्टॉक को रियरिंग करते हैं और इसे क्या बोलते हैं? फार्मिंग भी बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स की, एस फॉर सेरी एंड एस फॉर सिल्क वॉर्म्स, सो सेरीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। पिसीकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश की ब्रीडिंग करते हैं ना, तो उसको कंस्ट्रक्टिव टैंक्स और पॉन्ड्स में ये किया जाता है पिसीकल्चर, तो ये होता है हमारा। और विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होता है और हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कमर्शियल यूज़ के लिए जब हम ग्रो करते हैं, ओके। फिर आपका है यहाँ पर फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। तो मतलब जो हमारा सिस्टम है, फार्म सिस्टम है, उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब जैसे जो हमारा फार्म सिस्टम है, अगर मैं आपको बोलूँ तो इस सिस्टम में आपके इनपुट हैं, जैसे इनपुट तो आपके सीड हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, मशीनरीज हो गई, लेबर होगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती है आपको। ऑपरेशंस हो गए कुछ, जैसे कि प्लोइंग आपको करते हैं, सोइंग करते हैं, आप इरीगेशन करते हैं, वीडिंग करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। और आउटपुट्स क्रॉप से भी हो सकता है, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मतलब आप कह सकते हैं पहले रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसमें इतनी सारी मेहनत होती है, उसके बाद आप लोगों को आउटपुट मिलते हैं। क्रॉप से मिल सकते हैं, आपको वूल से मिल सकते हैं, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट से भी मिल सकते हैं, ओके। अब आपके फार्मिंग होती कितने टाइप्स की है? सो आपके पास फार्मिंग बहुत ज़्यादा वेज में पूरे वर्ल्ड में करी जाती है। जियोग्राफिकल कंडीशंस बेस होती हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस होता है, कितना डिमांड है उस हिसाब से प्रोड्यूस होता है। फार्मिंग दो मेन टाइप्स में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप्स में? टू मेन टाइप्स। वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, ये अब आप पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दैट्स अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर फैमिली की नीड्स पूरी करी जाती हैं। आज मैं फार्मर हूँ, मुझे अपनी फैमिली की नीड करनी है सिर्फ पूरी, सिर्फ इसीलिए मैं फार्मिंग कर रही हूँ, तो इसलिए बोलूँगी मैं अब इस फार्मिंग को सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली ये लोग बिल्कुल लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और बहुत ही मतलब घर के लोग ही आके भाई काम करवा दिया, घर के लोग ही लेबर, मतलब हाउस होल्ड लेबर होती है और बहुत ही स्मॉल आउटपुट इससे निकलता है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हम टू टाइप्स में कर सकते हैं, एक तो इंटेंसिव फार्मिंग और एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कब कैसे क्लासिफाई करोगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव फार्मिंग और, ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया एक तो, और सेकंड वन इज योर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो सबसे पहले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? ये इसमें क्या होता है, एक फार्मर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को अपना क्या करता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल यूज़ करता है और ज़्यादा लेबर यूज़ करता है। इंटेंसिव में मोर लेबर एंड लेस टूल्स यूज मीन सिंपल टूल्स। क्लाइमेट, लार्ज नंबर ऑफ डेज एंड सनशाइन होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल्स होनी चाहिए और एक क्रॉप को सेम प्लॉट पे हम ग्रो करते हैं, वन क्रॉप को एनुअली, ठीक है। राइस जो होता है इसमें मेन क्रॉप होता है। अदर क्रॉप्स जैसे कि वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ओके। राइस इसमें जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होता है उसमें राइस मेन क्रॉप होता है, ओके। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट होता है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, जहाँ पे मॉनसून अच्छा हो, जैसे कि साउथ आपका है और साउथ ईस्ट एशिया है या फिर ईस्ट एशिया है, ओके। अब नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये तो बहुत ही सिंपल आपका है प्रिमिटिव वाला। इसमें देखिए सिंपली लिखा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग एंड कल्टीवेशन एंड नॉमेडिक हर्डिंग। तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंक्लूड है और नॉमेडिक हर्डिंग है, सबको पता होता है। और नेचुरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेडिक हर्डिंग क्या होता है? सो लेट्स रीड अबाउट दीज टू ऑल्सो।
यहाँ पे आपको दे रखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ ये सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर प्रैक्टिस होता है। अमेज़न बेसिन के थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जैसे कि अमेज़न बेसिन हो गया आपका, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। Let me underline, South East is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, Southeast Asia and Northeast India. Northeast India में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। इन एरियाज़ में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है, क्विक रीजनरेशन होती है वेजिटेशन की। और इसमें करा क्या जाता है, एक प्लॉट लेते हैं लैंड का, उसके ट्रीज़ को काट देते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं, बर्न कर देते हैं, और जो फिर एशेज़ यानी कि राख जो होती है आपकी एशेज़ होती हैं, उनको वो सॉइल से मिक्स कर देते हैं। और फिर कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि मेज़, यैम, पोटैटो एंड कासावा। ओके, फिर जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लेस कर देती है, फिर लैंड क्या हो जाती है, अबैंडन्ड हो जाती है, और फिर कल्टीवेटर दोबारा नए प्लॉट पे जाता है, ट्रीज़ को फेल करता है, बर्न करता है, और ऐसे ऐसे अपनी कल्टीवेशन को करता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। और जैसे हमारे इंडिया में पहले जाना जाता था झूम कल्टीवेशन नाम से, अब देखिए यहाँ पर लिखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जैसे झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम इसे झूमिंग कहते हैं, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, रोका ब्राज़ील में कहते हैं, और लडांग इन मलेशिया। ओके, नाउ डज नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara Desert, Central Asia and some parts of India. इंडिया में भी nomadic herding को करते हैं, जैसे कि राजस्थान में करते हैं, इंडिया में लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में हर्ड्समैन क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस अपने डिफाइंड एनिमल्स के साथ, वाटर के साथ, अपने डिफाइंड रूट्स, उनके ये नहीं होता भाई किसी भी रोड पर निकल जाते हैं, नहीं भाई, उनके क्या होते हैं, एक डिफाइंड रूट्स होते हैं कि भाई उनको वहीं से क्रॉस करना होता है। और ऐसे मूवमेंट में क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स और टेरेन में भी, इसमें मतलब हर मौसम में वो ऐसे कल्टीवेट करते हैं, ऐसे नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। शिप, कैमल, याक एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रियर। वो सबसे ज़्यादा उनके एनिमल्स जो वो रियर करते हैं वो कॉमनली क्या होते हैं, शिप हो गया, कैमल, याक और गोट्स। ठीक है, वो मिल्क, मीट, वूल और अदर प्रोडक्ट्स को दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। फिर वो जो प्रोडक्ट देते हैं उससे अपनी फैमिलीज़ को देते हैं, हर्डर्स को देते हैं, ये सब जो एनिमल्स होते हैं, और फिर वो अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग नेक्स्ट थी, ये जो हमारी क्लासीफाई हुई थी सब्सिस्टेंस में और कमर्शियल में। सो व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल फार्मिंग? क्या होती है कमर्शियल फार्मिंग? इन कमर्शियल फार्मिंग जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रोन होती हैं। क्रॉप्स क्यों ग्रो करते हैं और एनिमल्स को क्यों रियर करते हैं? मार्केट में सेल के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग में सेल के लिए सब चीज़ों को ग्रो करते हैं, रियर करते हैं एनिमल्स को। और जो एरिया कल्टीवेटेड होता है उसमें जो कैपिटल मीन्स मनी, जो मनी यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। बहुत ज़्यादातर वर्क जो होता है वो मशीन्स करती हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें 3 टाइप्स की फार्मिंग आ जाती है। एक तो आ जाती है आपकी कमर्शियल ग्रेन, मिक्स्ड एंड प्लांटेशन। ठीक है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है? इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। इसमें भी क्रॉप्स को सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। वीट और मेज़ है वो कॉमनली कमर्शियली ग्रेन क्रॉप्स हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 2 कमर्शियली ग्रेन क्रॉप्स? सो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हीट एंड मेज। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये एरिया बहुत ही स्पेसली पॉपुलेटेड होते हैं और बहुत सारे फार्म्स होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं 100 ऑफ हेक्टेयर्स में। बहुत सारे विंटर्स ग्रोइंग सीजन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और एक ही सिंगल क्रॉप वो ग्रो करते हैं। ओके, इन मिक्स्ड फार्मिंग, अब आपके आ गया भाई मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज फॉर, जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है ना उसमें लैंड 2 पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। 1 फॉर ग्रोइंग ऑफ फूड एंड फॉडर
और क्रॉप्स, ठीक है, और लाइफ स्टॉक को भी वो रियर करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग में, ठीक है। ये मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। कौन सी फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग में दो काम होते हैं, फूड फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और लाइफ स्टॉक को भी रियर करते हैं। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी था आपका एक, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप होता है, जिसमें सिंगल क्रॉप ऑफ, उसमें क्या होता है, टी, कॉफ़ी, सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन को ग्रो करते हैं। बहुत सारे इसमें लेबर लगता है, कैपिटल भी लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, और जो प्रोड्यूस होता है या तो वो फार्म में प्रोसेस्ड होता है या फिर उसको फैक्ट्री में पहुंचाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, गुड ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एसेंशियल। सो बहुत सारे प्लांटेशंस जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, जैसे कि रबर मलेशिया में है, कॉफ़ी ब्राज़ील में है, टी इंडिया और श्रीलंका में है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स। अब भाई एग्रीकल्चर में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। क्रॉप्स रॉ मटेरियल्स को भी सप्लाई करते हैं। क्रॉप्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स की तरह भी यूज़ होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री होती है जो कि मतलब आपका जो होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो या फिर आप क्रॉप्स कह सकते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है। मेजर क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट और जो कॉटन होती है वो फाइबर क्रॉप्स होती हैं। और इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स कौन सी होती हैं? टी और कॉफ़ी, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट राइस कल्टीवेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन है, तो सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पिक्चर दिखाया है। अब जो राइस है, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड के लिए। स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए। स्टेपल डाइट है मीन्स रेगुलर डाइट है, डेली डाइट है, बेसिक है, ठीक है। राइस को क्या ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है एलुवियल सॉइल में और क्ले सॉइल में, क्योंकि ये वाटर को रिटेन करते हैं। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है। समझ गए आप लोग? चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ वीट। देखिए वीट कल्टीवेशन है आपकी, वीट हार्वेस्टिंग है। ये कंबाइन और हार्वेस्टर से वीट को निकाल रहे हैं। दिस इज़ वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। बिल्कुल ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट के टाइम पे, और ये सबसे ज़्यादा लोमी सॉइल पे बेस्ट ग्रो करती है। वीट एक्सटेंसिवली कहाँ पे ग्रो होता है? यूएस में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। इंडिया में ये विंटर में ग्रो किया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट इज मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है? अब मिलेट्स जो होते हैं उन्हें कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट व्हाट आर कोर्स ग्रेन, सो व्हाट विल बी आवर आंसर? योर आंसर विल बी मिलेट्स, ठीक है। ये जो मिलेट्स होते हैं ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पे ग्रो होते हैं। ये एक हार्डी क्रॉप होता है जिसको लो रेनफॉल चाहिए होता है और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए होता है और एडिक्वेट रेनफॉल इसको चाहिए है। तो जवार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया, अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, ठीक है। तो कौन सी कंट्रीज़ मिलेट्स को ग्रो करती है? हमारे इंडिया में तो जवार, बाजरा और रागी ग्रो होता है। अदर कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया हो गया, चाइना और नाइजर, ठीक है। फिर आता है मेज़। व्हाट डू यू मीन बाय मेज़? मीन्स मक्का जो आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो मेज़ होता है ना, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए होती है, इसको वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में ग्रो होता है। और मेज़ नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया में और मैक्सिको में ग्रो होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर कॉटन, ठीक है। कॉटन जिसे हिंदी में कपास बोलते हैं। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन को हाई टेम्परेचर,
लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होती है, और ब्राइट सनशाइन इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल पे ग्रो होती है। चाइना में यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर जूट। जूट क्या होता है? अब जूट तो आप सबको पता है, जूट बैग आपके होते हैं बहुत सारे, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। सो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स दैट व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन फाइबर, सो योर आंसर विल बी जूट। सबसे ज़्यादा ये बेस्ट एलुवियल सॉइल पे ग्रो होता है। इसको हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमन क्लाइमेट चाहिए। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द जूट, ठीक है। अब कॉफ़ी जो होती है उसको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, और वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। अब हिल स्लोप्स पे ज़्यादा अच्छे से सूटेबल तरीके से ग्रो हो जाता है। ब्राज़ील जो होता है, ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स? ब्राज़ील सबसे ज़्यादा जो होता है ब्राज़ील में होता है, और कोलंबिया और इंडिया में। नाउ टी, व्हाट इज टी? टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप होता है जो प्लांटेशन पे ग्रो होती है। अब ये रिक्वायर करती है कूल क्लाइमेट को और वेल डिस्टर्ब्ड हाई रेनफॉल थ्रू द ईयर फॉर द ग्रोथ, ठीक है। और इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल, इसको वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप्स चाहिए, लेबर लार्ज नंबर में होती है इसके लीव्स को पिक करने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में कितनी डेवलपमेंट आपकी आ गई है और कितनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Agricultural development refers to the efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. तो agricultural development आप कुछ कह सकते हो, कुछ efforts होते हैं जो कि production को increase करने के लिए किए जाते हैं हमारी increasing population को मीट करने के लिए। ये बहुत सारे वेज में अचीव हो सकता है, जैसे कि क्रॉप एरिया को बढ़ा दीजिए तो फार्म आपका जो क्या कहते हैं क्रॉप ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो ग्रोन है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स को अच्छा कर सकते हैं, और हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज़ करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर मीन्स हमारे क्रॉप्स तो अच्छे होंगे ही और ज़्यादा यील्ड भी आएगा, आपका यील्ड भी आएगा। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अनदर ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो अल्टीमेट एम क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का? कि फूड सिक्योरिटी। ये नहीं है भाई फूड को सिक्योर करें, मीन्स फूड सेफ हो, हेल्दी हो और अच्छे से फ्रेश हो, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत सारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं यूजुअली, जहाँ पे स्मॉल होल्डिंग्स पे क्रॉप होते हैं वो सबसिस्टेंस होती हैं, ठीक है। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है यूएसए में, कनाडा में और एग्रीकल्चर में। इन 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फार्म फ्रॉम इंडिया एंड अनदर फ्रॉम यूएसए। तो चलिए समझते हैं। तो बच्चों ये जो केस स्टडी जो आपकी है ये फार्म इन यूएस एंड और फार्म इन इंडिया। तो बच्चों ये केस स्टडी है जो कि आपको खुद रीड करनी है, बहुत ही इजी केस स्टडी आपको ये दे रखी है, अ फार्म इन इंडिया एंड यूएसए। तो ये आप कर लीजिएगा। देखिए फार्म इन यूएसए है और ये एक फार्म इन इंडिया है, तो ये आप खुद अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। सो थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।